है। तो जो इसकी बेसिक कहानी है उन पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं अब तक, उन सारे बिंदुओं को हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। इसके अलावा पूरे चैप्टर्स के थीम को समझेंगे ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है जहांगीर। जहांगीर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनता है, जो 1627 ईस्वी तक शासन करता है। यह एक इसका शासन का दौर था। इस शासन के दौर को दो भागों में वैसे बांटा जाता है। एक 1605 से लेकर के 1611 ईस्वी तक का शासनकाल है, जब वह स्वतंत्र होकर के शासन करता है, और एक 1611 से लेकर के 1627 ईस्वी के बीच का दौर है, जब वह नूरजहां के प्रभाव में आ जाता है और शासन के क्षेत्र में नूरजहां का प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ये दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन मूल रूप से आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर फोकस करेंगे जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर के अंतिम दिनों में जो सलीम है, जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है, उसने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके जो है सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया। लेकिन फिर विद्रोह जो है उसने अपना रोक दिया था, और जब अकबर की मृत्यु होती है तो अकबर जो है अंतिम दिनों में अपने जो है वो जहांगीर को सत्ता सौंप करके मर जाता है। ऐसे में जहांगीर ही उसका वास्तविक उत्तराधिकारी बनकर के सामने आता है। हालांकि अकबर के दो और पुत्र थे, दानियाल और मुरीद, जिनके मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। दानियाल और मुराद जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके बाद जहांगीर ही एक ऐसा इकलौता वारिस बचा था अकबर का जो शासक बन सकता था। तो जहांगीर शासक बना। आइए इसके वीडियो में हम लोग आज देखेंगे जहांगीर के परिचय के संबंध में। सबसे पहले जहांगीर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट जहां से प्रश्न बनकर के सामने आते हैं। जन्म। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, और स्वाभाविक है कि जहांगीर की एज जो थी वो काफी पहले ही एक युवा अवस्था में आ चुका था और वो शासक बनने के लिए उत्साहित था। लेकिन अकबर की मृत्यु काफी देर से होती है। यही कारण है कि जहांगीर जो है वो विद्रोह करने के लिए विवश हो जाता है और एक विद्रोही की तरह जो है वो चाहता है कि अपने सत्ता को प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी अकबर की मृत्यु के बाद ही उसे सत्ता मिल पाती है। इसके अलावा उसके बचपन का नाम की बात करें तो उसका नाम सलीम था। और इसका नाम सलीम क्यों था, तो अकबर ने जो है सलीम चिश्ती, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह पर मन्नत मांगी थी, यानी शेख सलीम चिश्ती से मन्नत मांगी थी, और इसी दौरान उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि उसने सलीम चिश्ती के नाम पर जो है अपने पुत्र का नाम जो है वो सलीम रखा था। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम रखा गया था। यह भी कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। जब उसने गद्दी प्राप्त की और राजगद्दी धारण की, तो उसने अपना एक नाम धारण किया, एक उपाधि धारण की, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये प्रश्न आता है कि किस उपाधि के साथ उसने गद्दी पर अपना पद रखा था या अपने गद्दी को प्राप्त किया था। तो उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी नाम से जो है उसने पद धारण किया। उसके पिता का नाम क्या था, तो अकबर था, और उसकी माता का नाम हरकाबाई था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जोधाबाई के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि इतिहास में इसे जोधाबाई के नाम से नहीं पुकारा गया है, इसलिए आपका जो प्रश्न बनेगा वो हरकाबाई से ही संबंधित प्रश्न बनेगा। राज्याभिषेक यानी राजा बनने की घटना, तो अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जो है वह राजा बनता है और गद्दी पर बैठता है बादशाह के उपाधि के साथ। और पूरा नाम जो रखता है वो क्या रखता है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और इस उपाधि के साथ जो है वो मुगल वंश का अगला शासक बन जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसकी एक घटना जो कि काफी प्रचलित है, वो अनारकली से प्रेम की घटना। ये आपने मुगले आजम फिल्म में भी देखी होगी या सुना होगा कि अनारकली और सलीम का प्रेम था और अकबर उसका जो है विरोधी हुआ करता था। इस घटना के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसमें अगर जो रियल कहानी थोड़ी सी दिखाई पड़ती है वो ये है कि सलीम छोटा था, यानी 12-13 साल की आयु का था, और अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था अनारकली। लेकिन सलीम का जो झुकाव था
था वो अनारकली की तरफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। नतीजा ये होता था कि अपने दिन का अधिकांश समय जो है वो सलीम अनारकली के साथ बिताना पसंद करता था। इस बात से अकबर चिढ़ता था क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। नतीजा ये हुआ कि उसने अनारकली को जो है अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और अनारकली को जो है वो भारत के सीमा पार भेज देता है, अफगानिस्तान क्षेत्र की तरफ। और इस तरह से सलीम और अनारकली बिछड़ जाते हैं। लेकिन बाद में जब अनारकली की मृत्यु हो चुकी होती है तो अनारकली का मकबरा जो है वो निर्माण करवाता है सलीम लाहौर में 1615 ईस्वी में। और इसी मकबरे पे उसने लिखवाया है कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती, अनारकली को देखने का मिल जाता, तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ये उसने उस मकबरे पे लिखवाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जहांगीर अनारकली से कितना अधिक प्रेम करता था। तो ये प्रेम से संबंधित एक पॉइंट है जिसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद उसकी कई विवाह हुई थी, जहांगीर की कई शादियां हुई थी जिनसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली जो शादी हुई थी उसकी प्रथम पत्नी थी जिसका नाम था मानबाई। ये मानबाई हरकाबाई के ही परिवार से संबंधित थी और उसके भाई की पुत्री थी। तो मानबाई से विवाह हुआ था और मानबाई से उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था खुसरो। ये खुसरो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम प्रश्न पढ़ेंगे और इसी खुसरो ने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो इससे संबंधित पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खुसरो किसका पुत्र था? मानबाई का। मानबाई से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आपको बता दें कि विवाह के बाद जो है मानबाई काफी दुखी रहती थी क्योंकि शराब पीने की लत जो है वो जहांगीर को काफी ज्यादा थी और इसी लत से परेशान होकर के मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। खुसरो इस बात से भी दुखी रहता था कि उसके मां के मौत का कारण उसका पिता ही था। तो यही कारण ये भी था कि उसने विद्रोह किया था। दूसरी शादी जो है वो भी एक राजपूत परिवार में हुई थी जिसका नाम था जगत गोसाई और इससे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुर्रम। यही खुर्रम बाद में चल करके शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। इस तरह से शाहजहां या खुर्रम जो है वो किसका पुत्र था? जगत गोसाई माता, और पिता हो जाएगा उसके जहांगीर। तीसरी पत्नी कह सके या एक तरह से वो जो है एक वैवाहिक संबंध नहीं था लेकिन उसकी एक पत्नी के समान ही थी, रुखसाना बानो। रुखसाना बानो के साथ इसका विवाह हुआ था और जो उसके पुत्र थे वो शहरयार थे। तो तीसरा पुत्र जो तीसरी पत्नी से था उसका नाम था शहरयार। फिर उसके अलावा एक और चौथी पत्नी थी जिसका नाम था सलमा बानो और उससे एक पुत्र था जिसका नाम था परवेज। और फिर 1611 ईस्वी में एक और शादी होती है जहांगीर की, जो जहांगीर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। वो पांचवी शादी होती है नूरजहां के साथ और नूरजहां की पहले से ही एक बेटी थी जिसकी नाम थी लाडली बेगम। ये नूरजहां के पहले पति से हुए पुत्री थी। तो इस प्रकार से आपने ये परिचय से संबंधित पॉइंट देखा जिसमें हम लोगों ने जहांगीर से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखा जो परिचय के संबंध में। उम्मीद करते हैं कि यहां तक के आप पॉइंट समझ चुके होंगे। अब आइए बात करते हैं प्रारंभिक शासन। प्रारंभिक शासन के दौर में क्या हुआ? जहांगीर ने सत्ता प्राप्त की। सत्ता प्राप्त करने के साथ वो जो उसके आसपास के जो नजदीकी लोग थे जिन्हें वो पसंद करता था उसे उसने अच्छे पद दिए, जिसमें वीर सिंह बुंदेला भी शामिल था जिसकी सहायता से उसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी। तो उसे भी एक अच्छा पद दिया। ये देख करके खुसरो जो है वो विद्रोही होने लगता है। इसका कारण ये है कि जब जहांगीर शासक बनता है तो उसकी उम्र लगभग 20 साल या 22 साल के आसपास हो चुकी थी। खुसरो देखता है कि अगर मेरा पिता इस समय राजा बन रहा है, अगर वो 20-22 साल भी शासन करता है तो स्वाभाविक है कि मैं उस समय तक 40 या 44 की उम्र का हो जाऊंगा, तो मुझे अवसर नहीं मिलेगा शासन करने का। यही कारण है कि खुसरो जो है वो 1616 एक वर्ष बाद ही विद्रोह कर देता है। विद्रोही स्वभाव देखते हुए अकबर जहांगीर जो है उसे नजरबंद करता है, लेकिन फिर भी वो भाग निकलता है। भाग निकलने के बाद खुसरो जाता है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास, उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के खिलाफ जो है रणनीति बनाने लगता है। जहांगीर की सेना उसका पीछा करती है और भैरावल के मैदान में इन दोनों का मुकाबला होता है, जहांगीर की सेना का और खुसरो की सेना का। खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो को ला करके नजरबंद कर दिया जाता है और एक कैद में रख दिया जाता है। दूसरी ओर जिस गुरु ने, सिख गुरु जो 5वें सिख गुरु हैं अर्जुन देव, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था खुसरो को, इस बात से काफी चिढ़े हुए थे जहांगीर कि आपने कैसे विद्रोही को आशीर्वाद दिया, क्योंकि राजा तो मैं हूं। इस बात से चिढ़ करके जो है जहांगीर ने उनको कहा कि या तो आप
बदले में जो है हर्जाने के यानी जुर्माने के रकम को भरिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। जुर्माने की रकम भरने से जो है अर्जुन देव ने इनकार कर दिया, परिणामतः जो है उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव सिंह को जो है फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? जो जहांगीर ने। इसके अलावा एक और गुरु है 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब ने भी फांसी की सजा दी थी। तो इस प्रकार से 2 ऐसे सिख गुरु हैं जिनकी हत्या का कारण जो है 2 मुगल शासक बने थे, जहांगीर एवं औरंगजेब। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों ही बिंदु प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं खुसरो से संबंधित। तो खुसरो को क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। 1 वर्ष के बाद फिर खुसरो उस कैद से निकलता है और फिर से जो है वो जहांगीर की हत्या की साजिश रचता है 1607 ईस्वी में। इस बात से इस बार जहांगीर काफी दुखी होता है और जहांगीर कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें निकलवा लेता है और इस प्रकार से उसे अंधा करके कैद में रख दिया जाता है और वो कैद में ही लंबे समय तक रहता है। बाद में शाहजहां को ऐसा फील होता है कि चूंकि वो मेरा बड़ा भाई है तो हो न हो कहीं जहांगीर की मृत्यु के बाद वो राजा बनने की चेष्टा करे, इसलिए वो कुछ कैदियों की ही सहायता लेता है और कैद में ही गला घोंट करके उसकी हत्या करवा देता है। और इस तरह से 1621 में खुर्रम यानी शाहजहां के कहने पर उसकी कैद में ही हत्या हो जाती है और खुसरो की कहानी समाप्त हो जाती है। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि सबसे पहला विद्रोह जो है किस पुत्र ने किया था? खुसरो ने। और खुसरो की मां का नाम कौन था? तो मानबाई। और इस प्रकार से ये विद्रोह समाप्त होता है, लेकिन इस विद्रोह के क्रम में 5वें सिख गुरु की भी बलि चढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरा, एक दक्षिण विजय के अभियान के क्रम में खुसरो को जो है वो शाहजहां की उपाधि मिली थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। अहमदनगर एक जो दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहां का वजीर बहुत ही ताकतवर या बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर के खिलाफ कई शुरुआती अभियान चलाए गए, मुगलों के द्वारा कई अभियान चलाए गए, लेकिन मलिक अंबर ने हार नहीं मानी, बल्कि कई ऐसे अवसर आए जब उसने मुगलों को पराजित कर दिया। लेकिन बाद में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है अहमदनगर में और यह सेना जाकर के जो है मलिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार से खुर्रम जो है वो एक अच्छे शासक के रूप में उभर करके आता है और इस बात से खुश होकर के जहांगीर ने जो है वो खुर्रम को एक उपाधि दी जिसे शाहजहां की उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप मलिक अंबर के नाम को और शाहजहां की उपाधि को, और किसको दिया गया? खुर्रम को। कई बार शाहजहां का वास्तविक नाम भी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे जरूर याद रखिए। तो यहां पर जो प्रारंभिक घटनाएं थी उसको आपने देखा। अब जहांगीर के शासन के दौरान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है मेवाड़ विजय। चूंकि मेवाड़ चित्तौड़ का क्षेत्र अकबर भी नहीं जीत पाया था, महाराणा प्रताप से उसका संघर्ष जरूर हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु तक भी वह पूरे मेवाड़ क्षेत्र पर शासन नहीं कर पाया था। केवल अकबर जो है वो चित्तौड़ क्षेत्र पर ही शासन कर रहा था, बाकी जो उसके साम्राज्य के क्षेत्र थे वो पुनः महाराणा प्रताप के हाथों में चला गया था। हालांकि महाराणा प्रताप की मृत्यु अकबर के ही समय हो जाती है। अब महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद क्या होता है? उनका पुत्र जो था अमर सिंह शासक बनता है। तो ये आप याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप के बाद उनका पुत्र जो है अमर सिंह शासक बनकर के आता है, वह मेवाड़ का शासक बनता है। दूसरी ओर यहां मुगल बादशाह के रूप में जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर को भी पता था कि मेवाड़ एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और बहुत ही ताकतवर क्षेत्र है, इसलिए वो मेवाड़ को दबाने के लिए शुरुआती दौर में ही अपने सेना को भेजना शुरू कर देता है। सेना जैसे ही मेवाड़ में पहुंचती है तो अमर सिंह के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वह जो है अधीनता स्वीकार कर ले जैसे अधिकांश राजपूत राजाओं ने किया था, या फिर वह उसी प्रकार से संघर्ष करे जैसे उसके पिता ने किया था। उसने अपने पिता के ऑप्शन को चुना और जहांगीर के साथ यानी उसकी सेना के साथ संघर्ष करने का निर्णय लिया और संघर्ष करना प्रारंभ कर देता है। शुरुआती संघर्ष में वो कई बार सेना को पराजित भी करता है। दूसरी ओर खुसरो के द्वारा किए जा रहे विद्रोह के क्रम में जहांगीर वहां से अपनी सेना बुला करके खुसरो के खिलाफ लगा देता है। फाइनली एक समय ऐसा आता है कि गुस्सा करके जहांगीर जो है अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को ही मेवाड़ विजय के लिए भी भेज देता है। यह घटना है 1613 ईस्वी की। 1613 ईस्वी में जहांगीर भी अजमेर की यात्रा के लिए गया था और इसी दौरान उसने खुर्रम को जो है मेवाड़ जीतने के लिए भेजा। खुर्रम ने वहां जाकर के बहुत कत्लेआम मचाए, पूरे फसल नष्ट करवा दिए और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। परिणाम स्वरूप अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि अब उसके सामने ऑप्शन नहीं है, उसे संधि कर लेना चाहिए। अंततः अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा।
शाहजहां ने भी यानी खुर्रम ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फाइनली मेवाड़ एवं मुगलों के बीच चित्तौड़ की संधि हुई, जिसे 1615 ईस्वी में संधि के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंततः मेवाड़ का विलय मुगल साम्राज्य में किसके समय हुआ था? तो जहांगीर के समय हुआ था, और इस विलय के दौरान जो सेनापति के रूप में जो नेतृत्व कर रहा था वो खुर्रम यानी शाहजहां था। अब एक संधि होती है, संधि की कुछ शर्तें हैं जिन्हें आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। ये अन्य राजपूत संधियों से थोड़ी सी अलग संधि थी। इस संधि के दौरान राणा ने माना कि हम मुगलों के अधीन है, यानी मुगलों ने हमें पराजित किया है, इस तरह की संधि के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा, जहां हम लोगों ने देखा था कि कछवाहा राजपूतों ने वैवाहिक संबंध बना लिए थे संधि के क्रम में, ये मेवाड़ के राजपूतों ने यह निर्णय किया कि वे वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, अर्थात मुगल एवं राजपूतों के बीच वो विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, और परिणाम स्वरूप इस संधि के तहत किसी भी प्रकार का विवाह बंधन नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा अधीनता स्वीकार करने के बाद अमर सिंह खुद जो है मुगल दरबार में तो नहीं जाता है, लेकिन अमर सिंह अपने पुत्र जिसका नाम था करण सिंह, उसको जो है मुगल दरबार में भेज देता है जहांगीर के दरबार में रहने के लिए। और चौथा है कि चित्तौड़ का किला जो मुगलों के पास हुआ करता था वह पुनः अमर सिंह के पास वापस कर दिया जाता है। अमर सिंह को ये चित्तौड़ का किला इसी शर्त पे वापस किया जाता है कि वह इस किले की किलाबंदी यानी मरम्मती या उसको घेराव नहीं करवाएगा। इस प्रकार से यह एक सम्मानजनक संधि थी राजपूतों की दृष्टि से भी, और मुगलों के द्वारा भी काफी अच्छा व्यवहार किया गया था इस राजपूत वंश के साथ। इस प्रकार से यह संधि सफल होती है, लेकिन सफल संधि के बीच मेवाड़ का विलय जो है वो मुगलों के अधीन हो जाता है चित्तौड़ की संधि के तहत। तो इस प्रकार से ये घटनाएं जो थी वो कुछ राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं थी जो जहांगीर के समय घटित हुई थी। अब उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, वो है नूरजहां से विवाह। आइए देखते हैं नूरजहां से विवाह से संबंधित कुछ पॉइंट को। नूरजहां से विवाह जो है 1611 ईस्वी में हुआ। नूरजहां कौन थी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वो मेहरुनिशा था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मेहरुनिशा पहले से विवाहित थी, वो विधवा थी जब उसका विवाह जो है वो जहांगीर के साथ होता है। उसका विवाह पहले 1594 ईस्वी में अली कुली बेग से हुआ था, जो कि मुगलों के अधीन ही था। अली कुली बेग के साथ उसका विवाह हुआ था, और उससे एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अब यहाँ पे मैं एक कहानी बताऊंगा जो कि काफी कोरिलेट करेगा कि किस प्रकार से एक गुट की निर्माण हो जाती है और गुटबाजी शुरू हो जाता है। अली कुली बेग से साथ उसका विवाह हुआ था। अली कुली बेग ने एक बार क्या किया कि शेर की हत्या कर दी। अब इस क्रम में जहांगीर ने खुश होकर के जो है उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो एक प्रश्न यहां से आता है कि अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी, और जहांगीर को उस समय तक पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी का नाम जो है वो मेहरुनिशा है और काफी सुंदर है। वह एक बार नवरोज के त्योहार के क्रम में जो है वो मेहरुनिशा, विधवा मेहरुनिशा को देखता है और उस पर आसक्त हो जाता है और उससे विवाह की इच्छा करता है, और इस प्रकार से 1611 ईस्वी में विधवा नूरजहां के साथ जो है वो जहांगीर का विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात जितने भी नूरजहां से संबंधित मेंबर थे उनको दरबार में उच्च पद मिलने शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार से दरबार में दो गुट बन जाता है। एक नूरजहां का गुट था जिसमें नूरजहां के सपोर्टर्स रहा करते थे दरबार में, और दूसरा गुट था जो जहांगीर से संबंधित थे या जो अलग गुट बना करके रहते थे। आइए देखते हैं ये गुट किस प्रकार से काम करते हैं। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था, जब विवाह हुआ तो जहांगीर ने उसको पहले नूर महल की उपाधि दी, अर्थात नूर महल यानी महल की रोशनी, और फिर बाद में नाम दिया नूरजहां यानी पूरे जहान की रोशनी, यानी जहान में सबसे सुंदर। इस तरह के उपाधि के साथ उसने नूरजहां को नवाजा था। नूरजहां के द्वारा बनाए गए गुट की बात करते हैं। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग थे। अब इनके पिता को एक अच्छा खासा पद मिला। इसके अलावा उसकी माता अस्मत बेगम, जिसने आपने पढ़ा होगा कि गुलाब से इत्र बनाने का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो अस्मत बेगम जो कि नूरजहां की मां थी। इसके अलावा आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, और खुर्रम जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है, ये भी इस गुट में शामिल था। तो लगभग ये 4-5 जो महत्वपूर्ण लोग थे वो नूरजहां के सपोर्टर थे। इसका कारण क्या था कि आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो खुर्रम से करवाया था।
तो आसफ खां चाहते थे कि उसका दामाद जो है खुर्रम शाहजहां वो शासक बने, और वास्तव में खुसरो के बाद वही सबसे योग्य था, तो वो शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में चल करके आसफ खां और नूरजहां के बीच भी विभेद शुरू होता है। क्यों? क्योंकि नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम, उसका विवाह उसने जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवाया, और शहरयार से जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता है तो नूरजहां चाहती है कि शहरयार शासक बने। इसी क्रम में इस गुट में बाद में फूट पड़ जाती है और खुर्रम इस गुट से अलग हो जाता है, यहां तक कि आसफ खां भी अपनी बहन का सपोर्ट करना छोड़ देता है। तो फिलहाल यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इस गुट में कौन कौन शामिल हुआ करते थे। तो इस गुट को आप याद रख सकते हैं कि नूरजहां का गुट में उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई और खुर्रम शामिल था। बाद में शहरयार शामिल होता है, लेकिन उस समय तक खुर्रम अलग हो जाता है। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। शाहजहां खुर्रम का विद्रोह जो है वो 1623 ईस्वी में होता है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि जहांगीर के खिलाफ किस किस ने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले उसके बड़े पुत्र ने, खुसरो ने विद्रोह किया था। बाद में जाकर के खुर्रम ने भी विद्रोह किया 1623 ईस्वी में, और उसने भी शासक बनने की इच्छा जाहिर की। ये विद्रोह भी जो है वो आसफ खां के चढ़ाने पे हुआ था, और इस विद्रोह को महाबत खां ने दबा दिया था, जो कि एक सेनापति था। बाद में सेनापति की भी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां के गुट का प्रभाव जो है वो राजा पर ज्यादा है, इसलिए उसने 1626 में विद्रोह किया, लेकिन इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। और फाइनली 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो खुर्रम यानी शाहजहां शासक बन जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि शाहजहां ने भी विद्रोह किया था, महाबत खां ने भी विद्रोह किया था, और खुसरो ने भी विद्रोह किया था, लेकिन किसी का विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। फाइनली जो है वो जहांगीर की मृत्यु के बाद ही किसी को सत्ता मिल पाती है। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, जनता के न्याय दिलाने हेतु सोने की जंजीर। ये एक प्रश्न आता है कि सोने की जंजीर का निर्माण किसने करवाया था न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर ने क्या किया था कि आगरे के किले के बाहर 60 घंटियों वाली एक सोने की जंजीर लगवाई थी, और जिसमें किसी भी प्रजा को अगर किसी भी प्रकार की न्यायिक समस्या है या फिर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो आकर के न्याय की जंजीर की घंटी को बजा सकता था, और डायरेक्ट राजा को उस घंटी की आवाज सुनाई देती थी, और फिर उसकी फरियाद सुनी जाती थी और उसके साथ न्याय किया जाता था। कहा जाता है कि जहांगीर काफी न्याय प्रिय शासक बनने का प्रयास करता था, और इसी क्रम में उसने जो है न्याय की जंजीर जो है अपने आगरे के किले के बाहर लगवाया था। तो ये एक प्रश्न बनता है कि किसने लगवाया था, तो जहांगीर ने, और इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जहांगीर के समय कुछ विदेशी आए थे जो उसके दरबार में आए थे, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है। जैसे कैप्टन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा कि ब्रिटिश जो है ये जेम्स प्रथम जो वहां के राजा थे उसके दूत के रूप में जो है कैप्टन हॉकिंस आया था। जब कैप्टन हॉकिंस वहां से चला था तो वो अकबर के नाम का जो है पत्र लेके चला था, लेकिन जब वो भारत आया 1608 ईस्वी में, तब तक जो है राजा कौन बन चुका था, जहांगीर। इसके कारण हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में पहुंचता है, जहांगीर के दरबार में। तो यहां से प्रश्न आपको याद रखना है कि हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया और 1611 तक रहा। वो जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आता है और जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर उसके बर्ताव से काफी खुश होता है और खुश होकर के उसको 400 का मनसब प्रदान करता है। इसके अलावा मैंने बताया था पिछले वीडियो में मुगल काल में कि मनसबदारी व्यवस्था जो है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, तो उसी के तहत 400 का मनसब उसे प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उसे एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम है इंग्लिश खां। ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि इंग्लिश खां की उपाधि जो है वो जहांगीर ने किसको दी थी, तो वो कैप्टन हॉकिंस को दिया था, जो कि सबसे पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। इसके अलावा सर थॉमस रो या सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और 1615 ईस्वी में भारत आया और 1616 ईस्वी में उसने जो है जहांगीर से मुलाकात की। इस प्रकार से 1615 में वो भारत आया और 1619 तक रहा था। वह अकेले नहीं आया था, उसके साथ जो है वो पादरी एडवर्ड टेरी भी आए थे और वह जो है उसके साथ मुलाकात करता है जहांगीर के साथ। यह मुलाकात जो है वो अजमेर में होती है। तो अजमेर में ये मुलाकात होती है और सर टॉमस रो जो थे वो दूसरे ब्रिटिश थे जिन्होंने जहांगीर के दरबार में
प्रवेश लिया और जहांगीर ने उनकी बातों से काफी खुश होकर के काफी लंबे समय तक उसको रखा, घुमाया और उसकी कई जो मांगे थी उसको माना भी जहांगीर ने। इस प्रकार से ये दोनों के नामों से जुड़े हुए प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप याद रखेंगे हॉकिंस और सर थॉमस रो जो है वो किसके दरबार में आए थे। अब बात करते हैं कुछ कला से संबंधित जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं जहांगीर से रिलेटेड चैप्टर में, जिसमें खास करके चित्रकला सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ स्थापत्य कला और कुछ साहित्य से जुड़े हुए पॉइंट। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये तो आपने कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा होगा, क्योंकि जहांगीर ने जो तुजुके जहांगीरी अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है उसमें वो खुद कहता है कि मैं किसी चित्रकार के अगर द्वारा बनाए गए पेंटिंग को देखूं तो मैं ये देख करके बता सकता हूं कि ये नाक किसने बनाई है, ये कान किसने बनाई है। यानी वो अपने आप को चित्रकला का इतना बड़ा पारखी मानता था कि अगर 5 चित्रकार एक चित्र को बनाते हैं तो वो ये बता सकता था कि कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। तो इस तरह से वो काफी चित्रकला के क्षेत्र में खुद रुचि लेता था और अन्य उसके दरबार में जो चित्रकार थे वो भी रुचि लेते थे। तो इस तरह से वो चित्रकला का क्षेत्र में जहांगीर का काल जो है वो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उसके समय में सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे वो थे मंसूर। उस मंसूर को उसने नादिर उल अस्त्र का उपाधि दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। और मंसूर क्यों फेमस था? तो वो पक्षी विशेषज्ञ था, यानी पक्षियों के चित्र बनाने के लिए मंसूर जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि पक्षी के चित्र बनाने के लिए मुगल काल में कौन सा चित्रकार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था? तो वो मंसूर था, जो कि किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के। इसके अलावा अबुल हसन, यह भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार में रहता था। उसको उसने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। ऊपर वाला नादिर उल अस्त्र और इसको नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। और अबुल हसन जो फेमस था वो किसी व्यक्ति विशेष की चित्र बनाने के लिए फेमस था, यानी वह विशेषज्ञ था किसका? व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए। जबकि मंसूर किस लिए विशेषज्ञ था? पक्षी का चित्र बनाने के लिए। तो ये थे कुछ चित्रकला से संबंधित। अब आते हैं कुछ स्थापत्य कला से संबंधित। तो नूरजहां ने इत्माद उद दौला, अब चूंकि इत्माद उद दौला कौन थे? तो जो मिर्जा गियास बेग थे नूरजहां के पिता, उसको उपाधि दी गई थी इत्माद उद दौला। तो उसी उपाधि के क्रम में जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो आगरा में एक मकबरा बनाया जाता है जिसका नाम है इत्माद उद दौला का मकबरा। ये कहाँ है? तो आगरा में है। और किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये एसएससी से लेकर के सब इंस्पेक्टर और रेलवे सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह के प्रश्न। तो नूरजहां ने इत्माद उद दौला का मकबरा बनाया जो कि आगरा में बनवाया। यह पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना हुआ है और भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर का अगर कोई मकबरा था तो यही था। बाद में जाकर के शाहजहां ने जो है ताजमहल जैसे विशाल मकबरे का निर्माण कराया, अन्यथा उससे पहले जो पूर्णतः सफेद से बना हुआ मकबरा है वो इत्माद उद दौला का मकबरा है जो कि नूरजहां ने बनवाया था। इसमें पितरादूरा का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पितरादूरा क्या होता है? एक नक्काशीगिरी होती है जिसमें छोटे छोटे जड़ी के काम होते हैं दीवालों पे। तो दीवालों पे जो जड़ी के काम, जिसको पितरादूरा पद्धति कहा जाता है, इसका प्रयोग भी सबसे पहली बार किसके मकबरे में हुआ? तो इत्माद उद दौला के मकबरे में हुआ। जो किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जहांगीर की जब मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में, तो इसका मकबरा भी बनाया गया है। और जहांगीर का मकबरा कहां बना है? तो शहादरा, यह लाहौर में बना है जो कि पाकिस्तान में है। और इस तरह से शहादरा लाहौर में जो है वो जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। यहां से भी प्रश्न आता है कि वर्तमान भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर किस मुगल शासक के मकबरे बने हैं? तो जिस तरह से आपने पढ़ा था कि बाबर का मकबरा जो है काबुल में बना हुआ है, उसी तरह से जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में बना हुआ है। ये आपको याद रख सकते हैं। अब आइए साहित्य के क्षेत्र में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था। जहांगीर अपने पिता के समान नहीं था, क्योंकि पिता के बारे में आपने पढ़ा है कि अकबर अंगूठा छाप हुआ करता था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो जहांगीर जो है वो अपने पिता के समान नहीं था, यह एक उच्च कोटि का लेखक था और इसने अपनी आत्मकथा लिखी। इस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ये कई बार प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जिस प्रकार से बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था, उसी प्रकार से जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, और ये फारसी भाषा में लिखी गई। जिस तरह से बाबर का प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तो वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसी तरह से जहांगीर ने इस बार क्या किया? फारसी भाषा में उसने अपनी आत्मकथा लिखी। उसके 3 अध्याय है मूल रूप से।
तो उसमें एक में उसके प्रारंभिक जीवन और दूसरा जो मेन पार्ट है वो जहांगीर ने खुद लिखा है और अपने बारे में काफी विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन जब वह मर जाता है तो उसके बाद तीसरा अध्याय जोड़ा जाता है और उसमें उसके मरने के बाद की कहानियां जोड़ी गई हैं। यह उसके बाद की कहानियां जो है वो मोहम्मद हादी के द्वारा जो है इसमें पूरा किया गया है। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है। फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं कि उसने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखी है फारसी भाषा में और बाद में उसमें जो है मोहम्मद हादी ने जो है कुछ पॉइंट्स जोड़े थे। इसके अलावा जहांगीर के द्वारा एक सैन्य सुधार किया गया था जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप सैन्य सुधार जरूर याद रखिएगा, ये कई पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई थी। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा क्या थी, सबसे पहले इसको समझ लेते तो आसानी से याद हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के चैप्टर में कि उसने मनसबदारी प्रथा चलाई थी और सवार बनाया था जिसके अनुसार वो कितने घुड़सवार रखता था, तो उसकी सीमा निर्धारित की गई थी। तो जहांगीर ने क्या किया, उसी सिस्टम में एक चेंज लाया जिसका नाम रखा 2 अस्पा और सिंह अस्पा। उसने कहा कि जितने भी सवार, यानी किसी को अगर 1000 घोड़े रखने की परमिशन दी गई है सवार के तहत, तो उसको अगर डबल कर देंगे और पद वही रहेगा और 2 गुने घोड़े रखने होंगे तो वो कहलाएगा 2 अस्पा, और अगर उसको ट्रिपल कर देंगे तो उसको कहा जाएगा सिंह अस्पा। तो यानी 2 अस्पा का मतलब है कि सवार पद वाले व्यक्ति को 2 गुने घोड़े रखने होंगे, यानी पहले जितने घोड़े रखते थे उसके 2 गुने घोड़े उसको रखने होंगे। और सिंह अस्पा उसको कहा जाएगा जो सवार पद के साथ 3 गुने घोड़े रखेगा, उसको सिंह अस्पा कहा जाएगा। यानी ये सेना से संबंधित एक सुधार था जो कि जहांगीर के समय में किया गया था। तो इस प्रकार से 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने चलाई थी, तो जहांगीर ने, और मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो अकबर ने चलवाई थी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर से संबंधित उसके प्रारंभिक जीवन, उसके प्रारंभिक संघर्ष, उसके प्रमुख विजय, उसमें नूरजहां के संबंधित पॉइंट्स और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उसके चैप्टर से जुड़े हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा आज के इस चैप्टर को पढ़ करके। तो अगले चैप्टर में हम लोग इसके बाद के चैप्टर यानी शाहजहां से संबंधित पॉइंट्स को देखेंगे। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए और इसके ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। बुक से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार अच्छे से बुक से पढ़े ताकि आपके नॉलेज बेहतर हो सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी